गुड मॉर्निंग। देखिए, अपने पास कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट हमने अपनी लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर रखे हैं। एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने हमने लिखा है कि उधार बिक्री की वसूली व डूबत ऋण संबंधित प्रविष्टियाँ। कंसाइनमेंट के अंदर आपने जो माल बेचा है, उधार बेचा है, तो बेचने वाला व्यक्ति कंसाइनी होता है और ये माल कंसाइनर के निर्देश के अनुसार ही बेचा जाता है। यदि वो कहते हैं कि आप उसको उधार बेचिए तो ही बेचेगा, अदरवाइज नहीं बेच पाएगा। तो आपको जब उधार माल बेचा जाता है, जब आपका कंसाइनी उधार माल बेचता है, तो उसकी वसूल करना, उसका पैसा लाने की जिम्मेदारी कंसाइनी की नहीं होती जब तक उसे डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जाता है। जब आप उसे डेल क्रेडिटर कमीशन देते हो तब जाके उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अदरवाइज ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनर की है। पैसा आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। दोनों ही स्थितियों में कंसाइनर को लॉस प्रॉफिट होगा जब आपने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया है। तो हमारे पास दो स्थितियां क्रिएट होती है कि जब हम डेल क्रेडिटर कमीशन देते हैं और दूसरी बात जब हम डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देते हैं। हम इस पॉइंट को समझते हैं। पहली कंडीशन लिखता हूं, जब परिशोध कमीशन दिया जाए। पहले हम लिखते हैं जब कभी परिशोध कमीशन नहीं दिया जाए। आपने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया है, अपने कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया है, उस समय आपके पास दो स्थितियां रहती है, कंसाइनर की बुक में और कंसाइनी की बुक में। आपके पास दो पर्सन है, कंसाइनर एंड कंसाइनी। यदि डूबत ऋण हो जाता है, डूबत ऋण के लिए मीन्स आपका कोई पैसा डूब जाता है, तो उसके लिए ये एंट्री करेगा कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। जब बैड डेब्ट्स हो जाता है तो एंट्री करता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ये बैड डेब्ट्स के लिए एंट्री है। नेक्स्ट कंसाइनी करेगा कैश अकाउंट डेबिट कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये एंट्री इस तरह से होती है कि जितना पैसा उन्होंने रिसीव कर लिया है वो तो आएगा कैश में, जो पैसा रिसीव हो चुका है वो आता है कैश में, जो नहीं आया है उसे लिखते हैं हम कंसाइनर में और बाकी डेटर्स से एंट्री करने। तो ये एंट्री होती है कंसाइनी की बुक में, ये होती है कंसाइनर की बुक में। ऐसा कब होता है? जब आप डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देते हो। डेल क्रेडिटर कमीशन देने का उद्देश्य ही हमारा ये होता है कि हमने जो माल उधार बेचा है, जो हमारे कंसाइनी ने माल उधार बेचा है, उस माल को उसका पैसा रियलाइज करना, उस पैसे को वसूल करना, और वसूल करने के लिए हम उसको एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं। ये कमीशन यदि हम नहीं दे रहे हैं, ऐसी कंडीशन में यदि आपको बैड डेब्ट्स हो रहा है तो वो आपकी हानि है, वो आपको वहन करनी है और उसके लिए एंट्री करनी है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। एंड कंसाइनी करेगा आपका कैश अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लेकिन यदि आपने उसको डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है, आप उसे परिशोध कमीशन दे रहे हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? परिशोध कमीशन देने पर देखिए ये तो कोई एंट्री नहीं करेगा, कंसाइनर तो कोई एंट्री नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका तो लॉस है ही नहीं, उसको तो इस पॉइंट से ही कोई मतलब नहीं है कि भले बैड डेब्ट्स हो जाए, क्योंकि उसने तो इस बैड डेब्ट्स की हानि से बचने के लिए ऑलरेडी पहले से कमीशन दे रखा है। उसके लिए बैड डेब्ट्स होगा भी नहीं, क्योंकि यदि हो भी जाता है तो वो इसकी हानि नहीं मानी जाती, क्योंकि उसने इसके लिए अलग से कमीशन पहले से दे रखा है। तो हम ये समझते हैं कि जब हम डेल क्रेडिटर कमीशन देते हैं, when we have provided the del creditor commission to consignee, then the loss of bad debts is recorded by consignee। वो लॉस आपको कंसाइनी को रिकॉर्ड करना है, इसको नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसका तो लॉस ही नहीं है भाई, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। कंसाइनी के लिए एंट्री होता है और वो एंट्री करता है कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट
टू डेटर्स। एंट्री कैसे होगी? कैश जितना पैसा रिसीव कर लिया वो कमीशन, कमीशन का मीन्स इसको ये काम करने के लिए कमीशन मिला है तो उस कमीशन में से इसका लॉस एडजस्ट किया जाता है। तो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जो पैसा डेटर से रिसीव हुआ, मतलब आपको बैड डेब्ट्स का पैसा कमीशन से लिखना होगा। तो ये कुछ एंट्रियां हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इससे आगे हम आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए डेल क्रेडिटर कमीशन के बाद हम एक टॉपिक को क्लियर करते हैं, जब लेखा बीजक मूल्य पर किया गया हो। देखिए आपके पास दो वैल्यू होती है, कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। हमारा जो कंसाइनमेंट है वो रियल में कॉस्ट प्राइस पे बनता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है जब हम उसको बनाने के लिए इनवॉइस प्राइस का यूज करते हैं, लेकिन इफेक्ट एटलीस्ट आपको कॉस्ट का ही पड़ेगा। पृष्ठ में यदि क्लियर लिखा हुआ है कि लेखा बीजक मूल्य पर करो तभी ये काम करना है, नहीं तो नहीं करना, नहीं तो आप नॉर्मल कॉस्ट के बेस पर ही करोगे। लेकिन यदि आपको सवाल में क्लियर लिखा हुआ है कि लेखा बीजक मूल्य पर करना है, उस कंडीशन में आपको कंसाइनमेंट अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बनाया जाता है। अब आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सीखा है, उसके अंदर जहां कॉस्ट लिखते थे वहां इनवॉइस लिखती है, केवल दो एंट्रियां चेंज होती है। आपकी दो एंट्रियां ऐसी है जो आपको इनवॉइस प्राइस पे करनी है, बाकी आपका सवाल एज इट इज रहता है। वो कौन कौन सी एंट्रियां हैं? जिसमें सबसे पहला आता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एक आता है आपका अनसोल्ड स्टॉक। इन दोनों का लेखा कॉस्ट पे ना करके हम करेंगे इनवॉइस पे, लेकिन एटलीस्ट उसका इफेक्ट हमको कॉस्ट पे दिखाने के लिए इन दोनों के लिए अलग अपोजिट साइड में उनकी लोडिंग एंट्री करेंगे। लोडिंग का मतलब होता है जितना एडिशनल आपने प्रॉफिट जोड़कर भेजा है उसको आप रिवर्स साइड में लिख के एडजस्ट करोगे। कैसे करना है तो हम एक सवाल ट्राई करते हैं, तब जाके आपको इजीली समझ आएगा। आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 निकालो। हमारे पास आरबीएससी हिंदी मीडियम की बुक है, उसका प्रश्न संख्या 7 निकालिए। उस प्रश्न को हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका प्रश्न है, अपने पास पेज नंबर है आपके पास 304, 303 पे दे रखा है आपका प्रश्न नंबर 7। मुंबई के राम एंड कंपनी, प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा। मुंबई के राम एंड कंपनी आपका माल भेज रही है, टोटली आपके पास में माल सेंड हुआ है 1000 रेडियो, 1000 रेडियो भेजे, 500 रुपए लागत, 600 रुपए बीजक मूल्य पर। देखो सवाल में दो चीजें दे रखी है, 500 रुपए लागत भी है, 600 रुपए बीजक मूल्य भी दिया हुआ है। आगे लिखा आपको विक्रय हेतु अपने एजेंट मयंक रेडियो को भेजा है। राम आपका कंसाइनर है, मयंक आपका कंसाइनी है, ठीक है। आगे लिखा आपको एजेंट ने 700 रेडियो 750 रुपए की दर से बेच दिए हैं। 700 रेडियो बेचे हैं 750 रुपए के बेस पे। आगे लिखा 50 रेडियो क्षतिग्रस्त एवं नष्ट हो गए, 50 आपके एबनॉर्मल लॉस है। आगे है आपके पास में एक एजेंट ने बीमा कंपनी पर दावा प्रस्तुत किया, एजेंट को विक्रय मूल्य पर 10% एवं बीजक मूल्य से अधिक पर 25% कमीशन दिया जाता है। देखिए सवाल में एक क्लियर लाइन लिखी हुई है, लेखा बीजक मूल्य पर किया जाए। आपको लाइन लिखा हुआ है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में है, प्रेषक की पुस्तक में प्रेषण खाता बनाइए। यहाँ आपको एक ही अकाउंट तैयार करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट। थोड़ा समझने की कोशिश करना हम कैसे करते हैं, सवाल आपके पास में है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अपना प्रश्न स्टार्ट होता है, हम यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट तैयार करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। बनाते हैं हम कंसाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले लिखोगे आप टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखिए जब आपको लेखा बीजक मूल्य पे करना हो तब यहाँ पर आप बीजक मूल्य से मल्टीप्लाई करोगे। देखिए आपने 1000 यूनिटें भेजी थी, 1000 रेडियो 600 रुपए के हिसाब से भेजे हैं, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे 1000 इंटू 600, आपका अमाउंट होगा
6 लाख रुपए। नेक्स्ट, अब आपकी कॉस्ट है आपके पास में 500 रुपए। आप मुझे बताओगे कि आपकी कॉस्ट 500, इनवॉइस 600, तो प्रॉफिट कितना होगा? इस देखो कल भी हमने समझाया था, अवर इनवॉइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड कॉस्ट इक्वल्स टू इनवॉइस माइनस प्रॉफिट, देन अवर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा? इनवॉइस माइनस कॉस्ट। तो हम इस फॉर्मूले से आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास 600 रुपीज इज इनवॉइस एंड 500 इज कॉस्ट, सो आवर प्रॉफिट इक्वल्स टू 100 रुपीज। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इनवॉइस आपके पास में 600 रुपए था, प्रॉफिट आपके पास में 100 रुपए होगा। जो आपका प्रॉफिट है, जो एडिशनल अमाउंट आपकी कॉस्ट में जुड़ा हुआ है, उसी को बोलते हैं लोडिंग। उसको क्या बोलते हैं? लोडिंग। और उस लोडिंग एंट्री को आपको यहाँ करना होगा। आपके यहाँ पर आपने प्रॉफिट जोड़ के दिखाया है, इस साइड में आपको लोडिंग लिखना है, ताकि इसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। हम दिखा जरूर सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए अपने इस कंसाइनमेंट में। ये अपना एक कॉन्सेप्ट है, ये अपना प्रिंसिपल है कि ऑलवेज कंसाइनमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कॉस्ट प्राइस। यदि आप उसको इनवॉइस पे बना भी रहे हो, लेकिन उसका इफेक्ट कॉस्ट के बेस पर ही आता है। मैं यहाँ पे 600 रुपए डेबिट साइड में लिखता हूँ, यदि मैं 100 रुपए क्रेडिट साइड में वापस लिख देता हूँ, तो एटलीस्ट तो इसका इफेक्ट तो 500 रुपए से ही होगा, और हमको यही करना है। तो आपके प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि आपको इनवॉइस प्राइस पे करना है, इसीलिए हमने इसको इनवॉइस पे लिखा। और जितना इनवॉइस के अंदर एक्स्ट्रा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, उस एंट्री को आप क्रेडिट साइड में लिखकर अमाउंट फिलअप करोगे, और उसको हम लोडिंग का नाम लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सेम एंट्री आपको इधर करनी है, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लिखोगे लोडिंग, ताकि आपको समझ में आएगा ये काय की एंट्री है और 100 रुपए के हिसाब से। अब प्रश्न रहेगा दिमाग में, सर 100 रुपए कहाँ से ला रहे हो आप? तो सिंपल सी बात है, our invoice price is 600 and cost is 500, so our profit is 100 rupees. It is the loading amount, and our total sent goods is 100 your radio, so our loading amount is 1 lakh. ठीक है, ये 1 लाख रुपए समझ में आया? क्या करते हो रहे तुम लोग? चलिए, ये लाख रुपए आई थिंक आपको समझ में आ गया। नाउ आवर नेक्स्ट लाइन इज, अब आप आगे देखिएगा, 700 रेडियो, 750 रुपए रेडियो पर रेडियो के हिसाब से आपने बेच दिया है। आपका कंसाइनी मयंक है, आप एंट्री करोगे बाय मयंक। अब आपने सेल्स किया है, 700 रेडियो बेचे हैं, 750 रुपए पर रेडियो के हिसाब से, मल्टीप्लाई करो कितना होता है इसका अमाउंट? 5,25,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में 50 रेडियो क्षतिग्रस्त हो गए। देखिए, क्षतिग्रस्त हो गए मतलब एबनॉर्मल लॉस है। अब आप उसकी कैलकुलेशन करोगे, वर्किंग नोट बनाएंगे हम यहाँ पे। वर्किंग नोट पहला आता है कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। देखिए, हम सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। एक बात ध्यान रहे, एबनॉर्मल हमेशा कॉस्ट से लिखा जाता है, चाहे आप लेखा इनवॉइस पे करो, कॉस्ट पे करो, कोई रोल नहीं है। एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा आपका, ये ध्यान रहे। आपका एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है, अनसोल्ड इनवॉइस पे होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास 50 यूनिट थी, कॉस्ट 500 रुपए है। यूनिट कितनी है? 50। 50 क्षतिग्रस्त हुई है, एक यूनिट का 500 रुपए है, तो आपके 500 के हिसाब से अमाउंट बना 25,000। अब इस सवाल में कोई एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ आपको, ना तो कंसाइनी का है ना कंसाइनर का है। हमारे पास ना कंसाइनी के कोई खर्चे हैं ना कंसाइनर का कोई खर्चा है, तो इसलिए हमने इसको, इसी अमाउंट को आप एबनॉर्मल लॉस के अंदर शो करोगे। आप लिखोगे बाय एबनॉर्मल लॉस
25,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। आगे लिखा आपको एजेंट को विक्रय मूल्य पर 10% और बीजक से अधिक पर 25% कमीशन दिया जाता है। आप देख पा रहे हो आपके सवाल के अंदर आपको 10% इनवॉइस प्राइस से, सॉरी सेलिंग प्राइस पे 10% और इनवॉइस से ज्यादा में आपको 25% देना है। मतलब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है कमीशन की। हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। पहला ऑर्डिनरी कमीशन आपको देना है 5,25,000 का 10%, 52,500 रुपए। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? 5,25,000 का 10%, ये लो, ये आपका सेलिंग प्राइस है 52,500 रुपये, ये आपका आ गया ऑर्डिनरी। और सेकंड है आपका ओवरराइडिंग कमीशन आपको निकालना है अबाउ देन इनवॉइस प्राइस। अब आपका इनवॉइस कितना है तो देखिएगा, आपको टोटली आपने 750 रुपये में बेचा है, इनवॉइस 600 रुपये दिया हुआ है। आपने बेचा कितने में? 750 रुपये में। हमारे पास में है बेचा आपने, इनवॉइस था 600 रुपये, तो इसमें से इसको घटा दिया, 150 रुपये आपका एक्सेस अमाउंट आ गया। टोटल यूनिट बेची है 700 इंटू 150। 700 इंटू 150 कितना होता है? हाँ, 700 इंटू 150 करो, कितना हुआ? ये हो गया। आप ये आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, यदि ये कैलकुलेशन ना करो तो आप देख पाते हो 700 इंटू 600, टोटल भी आप निकाल सकते हो। 700 इंटू 600 4,20,000। 700 यूनिट थी, 600 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचा है आपने, भेजा था। अब आप यहाँ पे कमीशन निकालोगे 52,000, ये आप यहाँ से 5,25,000 माइनस 4,20,000 इंटू, अब इसका इंटू करोगे 25%। ये जो कैलकुलेशन आती है उसका 25% निकालोगे, आपके पास अमाउंट आएगा 26,218 रुपये। आपका इसका कैलकुलेशन हो गया, इसका अमाउंट आ गया 26,218 रुपये। अब आपके टोटल कमीशन हो गया, इस पर ये भी जोड़ दो 26,218 रुपये, दोनों का टोटल करके दिखा दीजिए कितना कमीशन आता है। देखिए आपका कमीशन आ गया ऑर्डिनरी 52,500 और डेल ये जो ओवर राइडिंग है वो आ रहा है आपका 26,250 रुपये। 1,05,000 का 25% आपने निकाला, 26,250 रुपये आ गया। आपका टोटल कमीशन हो गया 78,750 रुपीज। अब आप आगे निकालोगे अनसोल्ड स्टॉक। आपका एबनॉर्मल के बाद आपको अनसोल्ड स्टॉक निकालना है। अब आप अनसोल्ड स्टॉक कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए आपको एक बार यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको साफ करूंगा इसीलिए। नेक्स्ट अपनी कैलकुलेशन आती है कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। देखिए अनसोल्ड बचा कितना, तो टोटल 1000 भेजा था, जिसमें से 700 बेच दिया, 50 आपकी खराब हो गई, पीछे बची आपकी 250। आपके पास पीछे बचेगी 250। अब 250 यूनिट का आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड 250 इंटू 600 रुपये, क्योंकि ये आप इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करते हो। 250 इंटू 600 रुपये करोगे 1,50,000। आप यहां दिखाओगे बाय अनसोल्ड स्टॉक 1,50,000 रुपए। अब इसके लिए आपको डेबिट साइड में एंट्री करनी पड़ेगी टू स्टॉक रिजर्व। टू स्टॉक रिजर्व। अब स्टॉक रिजर्व आपको कैसे करना है, तो उसके लिए आपका जितना एडिशनल अमाउंट था उसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहां लिखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व।
देखिए अब स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो हम यहाँ पे देखते हैं लोडिंग। आपके पास टोटली 600 रुपये आपका इनवॉइस था, 500 रुपये आपकी कॉस्ट थी, तो 100 रुपये लोडिंग था। अब अपने पास अनसोल्ड गुड्स है कितना, अनसोल्ड गुड्स है आपके पास 250 इंटू 100 बराबर 25,000 आपके पास लोडिंग अमाउंट होगा। आप लिखोगे 25,000, लोडिंग अमाउंट है आपका 25,000 रुपये। ठीक है, तो इसके बाद आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इधर में से इसको घटाओगे, आपका अमाउंट बन रहा है 96,250 रुपीज़। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में लिख देना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं 12:30 बजे लिंक भेजूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लाइव ही समझेंगे उसको, लेकिन समझेंगे बाय पीपीटी या फिर हम बाय नोटबुक में। ठीक है, ओके बेटा, ज्वाइन कंपलसरी करना आज, ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो हम वीडियो शेयर करेंगे, आप लोग वीडियो भी देखना, उसको कर लेना, उस पर कमेंट कर लेना। छठा सवाल आपको ट्राई करना है, कल टेस्ट है, एक बार फिर कह देता हूँ, तैयारी करके रखना बेटा। ओके।